नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं नवदीप ओझा। आज अपन पढ़ेंगे साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल के बारे में। ठीक है, और विश्व भूगोल में जो आज का अपना टॉपिक है वो किसके बारे में है? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा क्या चीज़ है, देशांतर रेखा क्या चीज़ है और उनका किस तरीके से उपयोग होता है, उनके बारे में अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो साथियों सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अक्षांश के बारे में कि अक्षांश क्या होता है। समझ में आया? तो अक्षांश के बारे में पढ़ने के लिए पहले अपन लेते हैं क्या साथियों, ग्लोब। ये अपनी पृथ्वी या क्या साथियों ग्लोब है। ठीक है, अब अक्षांश को अपन कैसे डिनोट करेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से, किसके साथियों, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह के किसी स्थान के बीच की कोणीय दूरी हमेशा अक्षांश कहलाएगी। जैसे मैंने ये पृथ्वी का केंद्र लिया और यहां से मैंने 0 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, और इस साइड में भी मैंने क्या बनाया साथियों, 0 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह के बीच के किस स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। इसी प्रकार मैंने वापस यहां से एक और कोण बनाया जिसको अपन बोल सकते हैं 5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 5 डिग्री का। इसी प्रकार मैंने वापस एक कोण बनाया जिसको अपन बोल सकते हैं 35 डिग्री का। इसी प्रकार मैं यदि एंगल बनाता जाऊं पृथ्वी के केंद्र से, तो इस पृथ्वी के केंद्र से यदि अपन एंगल बनाते जाएं साथियों, तो इसका कैसे अपन अलग अलग वापस डिनोट करेंगे उसके बारे में देखिए। देखिए साथियों, अब यदि अपन ये मान लेते हैं पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में या पृथ्वी के सेंटर में मैंने एक रेखा खींची और जिसका नाम दे दिया साथियों 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम दे दिया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम दे दिया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को बोला जाता है साथियों भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। और इसी को बोला जाता है विषुवतीय रेखा। क्या साथियों? विषुवतीय रेखा। यह सब किसके नाम है साथियों? 0 डिग्री अक्षांश के या भूमध्य रेखा के या साथियों किसके? विषुवतीय रेखा के। कहां से अपने इसको डिनोट किया? पृथ्वी के केंद्र से डिनोट किया। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से मैंने 0 डिग्री का एंगल बनाया और जो 0 डिग्री का एंगल है उसका नाम दे दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है साथियों, ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब जो उत्तर का हिस्सा है इसको अपन बोल सकते हैं साथियों, ये जो उत्तर का हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम दिया? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और जो ये दक्षिण का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं साथियों अपन दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम दिया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कौन सा ऐसा अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या कौन सा? विषुवतीय रेखा। आया समझ में? पृथ्वी के अक्षांशों की यदि अपन को पूछे कहां से डिनोट की जाती है, तो पृथ्वी के केंद्र से। कहां से? पृथ्वी के केंद्र से डिनोट की जाती है कि अक्षांशों की स्थिति कैसी है। ठीक है, मैंने पृथ्वी के केंद्र से वापस एक एंगल बनाया, कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का। ठीक है, और इस साइड में भी मैंने बनाया क्या साथियों? 23.5 डिग्री का एंगल बनाया। आया समझ में? अब समान अक्षांशों को, मतलब इस साइड का 23.5 डिग्री और पूर्वी साइड का 23.5 डिग्री, समान अक्षांशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसे बोलते हैं साथियों क्या? अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। मतलब समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब अपन को देखना है कि अक्षांश टोटल यदि देखें पृथ्वी पर या ग्लोब पर कितने अक्षांश है और कितनी अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं अक्षांश की डेफिनेशन लिख देता हूं। अपन ने क्या पढ़ा साथियों अक्षांश के बारे में कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के किसी स्थान
के किसी स्थान की कोणीय दूरी, कौन सी दूरी साथियों, कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। कैसे जाना अपने, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या नाम दिया अपन ने, इसको नाम दिया साथियों क्या, अक्षांश रेखा। क्या नाम दिया, अक्षांश रेखा नाम दिया। क्या नाम दिया, अक्षांश रेखा। आया समझ में यहां तक, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, टोटल ग्लोब पे अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये अपन ने माना 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। वापस मैं यदि पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी गोलार्ध की ओर एंगल बनाता जाऊं तो क्या क्या होगा साथियों, उत्तरी गोलार्ध की ओर एंगल बनाता जाऊंगा तो मैं यहां से 1 डिग्री का एंगल बनाया, इसके बाद में मैंने 5 डिग्री का बनाया। इसी प्रकार एक स्थिति ऐसी है कि जब मेरे कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। किस साइड में, उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार यदि मैं दक्षिणी गोलार्ध में एंगल बनाता जाऊं तो ये बन गया साथियों कितना, 5 डिग्री का। इसके बाद में ये हो गया जैसे कितना, 35 डिग्री का, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आया समझ में। जो उत्तरी साइड में 90 डिग्री का एंगल है इसे बोलते हैं साथियों क्या, उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं साथियों, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो दक्षिणी साइड में एंगल बनेगा साथियों उसको बोलेंगे अपन क्या, दक्षिणी ध्रुव। ये हो जाएगा साथियों दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी साइड में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण साइड में दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यदि अपन इसी प्रकार देखा जाए तो अक्षांश टोटल कितने हो गए, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। यहां से मैंने बनाया 1 डिग्री, कंटिन्यू ऐसे में चलता गया तो यहां तक हो गए कितने, 90 डिग्री, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हो गए, उत्तरी गोलार्ध में हो गए कितने, उत्तरी गोलार्ध में हो गए साथियों 90 अक्षांश, ठीक है। और यही अपन देखें दक्षिणी गोलार्ध में कितने हो गए, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी हो गए साथियों कितने, 90। किस प्रकार हुए, यदि मैं यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री या 70 या ऐसे बनाता जाऊं तो एक स्थिति आएगी जब कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आया समझ में, ठीक है। इसी प्रकार मैं दक्षिणी गोलार्ध में बनाता जाऊं तो सेम स्थिति में यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अक्षांश हो गए उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में कितने हो गए साथियों, 90। और एक जो मेन अक्षांश है कौन सा साथियों, जो अपन ने पढ़ा 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा साथियों, एक अक्षांश कौन सा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश। कितना हो गया, 0 डिग्री अक्षांश। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा, मतलब कितने हो गए, 181। तो यदि आपको पूछा जाए ग्लोब पे अक्षांशों की संख्या क्या है या पृथ्वी पे अक्षांशों की संख्या क्या है तो क्या बताओगे आप, 181 है। कितने हैं साथियों, 181 है। और यही आपको पूछा जाए यदि अक्षांशीय वर्त कितने हैं, ठीक है। अक्षांशीय वर्त का मतलब क्या है, देखिए ये हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। अब यदि मैं देखूं, मैंने बताया कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अपन बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ये 5 डिग्री और ये भी यहां पे कितना डिग्री, 5 डिग्री। इन समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे साथियों, अक्षांश रेखा बोलेंगे। ग्लोब पे यदि अपन देखते हैं जो अक्षांश रेखा खींची जाती है किस साइड से, पूर्व से पश्चिम की साइड में, किसके समांतर पूछा जाता है, किसके समांतर, तो किसके समांतर खींची जाएगी, भूमध्य रेखा के समांतर। अक्षांश रेखा हमेशा किसके समांतर खींची जाती है, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। किसके समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर, के समांतर,
ठीक है। भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश रेखाओं का क्या होता है, निर्धारण होता है। आया समझ में। तो ये जो रेखा खींची गई है, ये यदि ग्लोब की अपन देखें तो ये क्या होगा, एक वृत्त का निर्माण करेगी। क्या करेगी, वृत्त का निर्माण करेगी। इसी प्रकार यदि अपन देखें, ये 5 डिग्री कंटिन्यू में यहां से एक और जैसे बनाया एंगल 70 डिग्री का, और यहां पे भी मैंने कितने साथियों 70 डिग्री का, तो ये भी ये क्या करेगी, वृत्त का निर्माण करेगी। क्या साथियों, यदि 90 डिग्री का मैं देखूं, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, यहां पे वृत्त का निर्माण हो रहा है क्या, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए, क्योंकि इस साइड से मैं एंगल लूंगा तो भी 90 डिग्री इसी जगह पे आएगा, और इस साइड से लूंगा तो भी 90 डिग्री क्या आएगा, इसी जगह पे आएगा। तो यहाँ पे रेखा का निर्धारण ना होकर किसका निर्धारण होता है, एक बिंदु का होता है। किसका होता है, एक बिंदु का होता है। तो इसी प्रकार यदि आपको पूछे कि अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, क्या साथियों, अक्षांश वृत्त, तो अक्षांश वृत्त के बारे में पूछा जाए तो ये 90 डिग्री मतलब उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दोनों वृत्त का निर्माण ना करके किसका निर्माण करते हैं, एक बिंदु का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको वृत्तों में नहीं गिना जाएगा। तो टोटल अक्षांश वृत्त कितने हो गए साथियों, अक्षांश वृत्त हो गए 181 टोटल अक्षांश है। उनमें से यदि मैं 2 ध्रुव क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो हो गए अक्षांश वृत्तों की संख्या कितने साथियों, 179। तो 179 क्या है, टोटल अक्षांश है। आया समझ में यहां तक। देखिए, टोटल अक्षांशों के बारे में अपन ने पढ़ लिया, और अब अक्षांश के बारे में पढ़ दिया। पृथ्वी पर अक्षांश पूछ ले केवल तो कितने हैं, 181। अक्षांश वृत्त पूछा जाए तो कितने हैं, 179 अक्षांश वृत्त है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, अब अपन को देखना है सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है। देखिए, यदि मैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वाले वृत्त को देखूं, या फिर इसके बाद में 70 डिग्री वाले वृत्त को देखूं, तो आपको क्या लग रहा है कि अक्षांश वृत्त की जो परिधि है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है साथियों, कम होती जा रही है। किस साइड से, यदि मैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊपर बढ़ता जा रहा हूं तो वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या साथियों, परिधि क्या हो रही है, कम हो रही है। किसकी, अक्षांश वृत्तों की परिधि कम हो रही है। आया समझ। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली अपन। देखिए, यह है साथियों 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, या इसी को अपन नाम देते हैं विषुवत रेखा। आया समझ में। ये एक ऐसा वृत्त है या ऐसा रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ये मैंने आपको भी पहले बता दिया। अब यदि मैं इसी साइड से पृथ्वी का ग्लोब लेके अपन ने देखा कि जो बीच की रेखा है वो पृथ्वी को क्या करती है, बराबर हिस्से में 2 भागों में डिवाइड करती है। इसी प्रकार यदि मैं ऊपर उसी ग्लोब पे ऊपर की साइड में रेखा खींचूं, मतलब अक्षांश वृत्त बनाऊं, जैसे मैंने यहां से बनाया 70 डिग्री का, ठीक है, इस साइड बना लिया मैंने 65 डिग्री का। जो ये वृत्त है 65 का वृत्त है दक्षिणी गोलार्ध में, या फिर उत्तरी गोलार्ध में 70 डिग्री का जो वृत्त है, ये क्या होगा, 0 डिग्री से इनकी परिधि क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं साथियों कि अक्षांश रेखा, अपन बोल सकते हैं अक्षांश वृत्तों की परिधि, अक्षांश वृत्तों की परिधि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती है। क्या सही है, क्या ये बात हो रही है, सबको पता चल रहा है। देखिए क्या हो रही है साथियों, अक्षांश वृत्तों की परिधि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या हो रही है, कम हो रही है। अपन को लग रहा है ये 0 डिग्री अक्षांश है, 70 डिग्री का अक्षांश की जो परिधि और 65 डिग्री अक्षांश की जो परिधि है वो 0 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा होगा, अपन आगे पढ़ेंगे देशांतर के बारे में, तो इसका जस्ट क्या होगा साथियों, उल्टा होगा। अब देखिए साथियों, यह है 1 डिग्री अक्षांश,
और दूसरी भी है क्या साथियों, 1 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी पूछा जाए यदि आपको, तो ये है साथियों 111। कितनी है साथियों, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। किन किन के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी यदि पूछा जाए तो कितनी है साथियों, 111 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 111 किलोमीटर हो गई। और इन्हीं दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, इन्हीं दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है साथियों कटिबंध। क्या बोला जाता है, कटिबंध बोला जाता है। पढ़ेंगे अपन कटिबंध के बारे में कि विश्व पे मुख्य रूप से विश्व को या ग्लोब को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो गई साथियों, 111 किलोमीटर। और बीच के क्षेत्र को क्या नाम दे दिया अपने, बीच के क्षेत्र, बीच का क्षेत्र का क्या नाम दे दिया साथियों अपन ने, बीच के क्षेत्र का नाम दे दिया कटिबंध। आया समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, यदि आप क्वेश्चन आ जाए, क्या भूमध्य रेखा से दूरों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है, सही है या गलत? तो गलत है साथियों। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान रहेगी। चाहे ये 71 डिग्री का मैंने बनाया, यहाँ पे भी दूरी कितनी रहेगी साथियों, 70 से 71, 111 किलोमीटर ही रहेगी। तो क्या हो गया साथियों, यदि भूमध्य रेखा से मैं दूरों की ओर बढ़ूंगा, उत्तरी ध्रुव या किस साइड में, दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ूंगा, तो बीच की दूरी समान रहेगी। लेकिन होगा क्या साथियों, वृत्त की जो परिधि है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कौन सी, वृत्त की परिधि कम होती जाएगी। आया समझ में यहां तक, बहुत बढ़िया। देखिए, तो मैंने क्या बताया साथियों, परिधि कम होगी और दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है साथियों, भूमध्य रेखा। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त क्या है साथियों, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है। और कौन सा, ये अपन बोले तो विषुवतीय वृत्त है। ये क्या है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है, जो पृथ्वी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा अक्षांश वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है, तो कौन सा है साथियों, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य वृत्त, या फिर अपन बोले तो क्या साथियों, विषुवतीय वृत्त, जो पृथ्वी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई अक्षांश के बारे में। अपन ने पढ़ा साथियों, अक्षांश कहते किसे हैं, सबसे पहले तो साथियों अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के किसी स्थान के बीच की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। और उन्हीं समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, अक्षांश वृत्त होगी। टोटल अक्षांश कितने पृथ्वी पर, तो 181 अक्षांश है। और अक्षांश वृत्त पूछा जाए तो कितने हैं, 179, मतलब 179। क्यों है साथियों, क्योंकि दोनों ध्रुव जो वृत्त ना बनाकर किसका निर्माण करते हैं, एक बिंदु का निर्माण करते हैं। किसका, एक बिंदु का निर्माण करते हैं। तो इसलिए क्या यह हो गए, दोनों वृत्त की कंडीशन में आ गए। आया समझ में, बहुत बढ़िया। इसके बाद में सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा, तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा वृत्त, या फिर अपन बोल सकते हैं विषुवतीय वृत्त क्या है, सबसे बड़ा अक्षांश है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो बीच के क्षेत्र को बोला जाता है कटिबंध। क्या बोला जाता है साथियों, कटिबंध बोला जाता है बीच के क्षेत्र को। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कटिबंध बोला जाता है। याद रखना, ये चीज आई हुई है आपके एग्जाम में आगे भी, और आगे आने की पूरी संभावना। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए, क्या भूमध्य रेखा से दूरों की ओर बढ़ने पर बीच की दूरी कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। केवल जो वृत्त की परिधि है, अक्षांशों की परिधि है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे अधिक परिधि पूछ ले किसकी है, तो क्या किसका होगा साथियों, भूमध्य रेखा विषुवतीय जो वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश वाला, इसकी परिधि सबसे अधिक होगी। इसके बाद में अपन जैसे भी उत्तरी ध्रुव या
दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो क्या होता जाएगा, परिधि कम होती जाएगी। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, आगे अपन देखते हैं इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जो अपने आगे काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपन ने अभी पढ़ा 0 डिग्री अक्षांश। क्या पढ़ा साथियों? 0 डिग्री अक्षांश, जो क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। इसके ऊपर के भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ये अपन बोल सकता हूं 90 डिग्री पर कौन सा ध्रुव है साथियों, उत्तरी ध्रुव। कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिण में कौन सा ध्रुव है साथियों, दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। आया समझ में? उत्तरी ध्रुव उत्तरी साइड में, दक्षिणी ध्रुव हो गया दक्षिण की साइड में। अब देखिए 0 डिग्री के बाद में उत्तरी साइड में, उत्तरी गोलार्ध में कितना डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश। किस साइड में साथियों, किस साइड में, उत्तरी गोलार्ध में। और इसी प्रकार किस साइड में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश का स्पेशली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, जो साथियों उत्तरी साइड में 23.5 डिग्री है, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोली जाती है साथियों, कर्क रेखा। और जो साथियों दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है, इसे बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है। यदि आपको पूछ ले कर्क रेखा की स्थिति है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, तो क्या है साथियों, कर्क रेखा की स्थिति है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। क्या है साथियों, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार मकर रेखा की 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इसकी क्या है साथियों, स्थिति है। अब देखिए इसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और यही सेम क्या साथियों 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इनका क्या नाम है स्पेशली, उनके बारे में देख लीजिए। 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में है साथियों, इसे बोला जाता है आर्कटिक वर्त। क्या बोला जाता है साथियों, आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त। और जो साथियों 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, इसे बोला जाता है साथियों, क्या नाम दिया गया है, अंटार्कटिक वर्त। अंटार्कटिक वर्त याद रखना है इनकी स्थितियों के बारे में। यदि पूछा जाए अंटार्कटिक वर्त है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, तो क्या है साथियों, अंटार्कटिक वर्त है जो 66.5 डिग्री किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आया समझ में? ये 4 मुख्यतः ऐसी है जिनको क्या है अपन को याद रखना है, जो आगे अपने क्या आएगी, काम में आएगी। समझ में आया? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है अक्षांश, उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसका नाम है मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जिसका नाम है क्या साथियों, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। क्या नाम है, अंटार्कटिक वृत्त। आया समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों आगे अपन के क्या पढ़ना है, उसके बारे में अपन देखते हैं। मैंने बताया कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को अपन ने नाम दिया क्या साथियों, कटिबंध नाम दिया। क्या साथियों नाम दिया, कटिबंध नाम दिया। ठीक है। और पूरा जो ग्लोब है या पूरी पृथ्वी को पर 5 कटिबंध है। कितने कितने भागों में बांटा गया है, 5 कटिबंधों में बांटा गया है। किसको, पूरी पृथ्वी को। पूरी पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, 5 कटिबंधों में। कितने कटिबंधों में, 5 कटिबंधों। देखिए कौन कौन से कटिबंध है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो साथियों जो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री, इनका जो बीच का जो क्षेत्र है साथियों, ये क्षेत्र, इसे बोलते हैं साथियों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या नाम दिया गया है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की स्थिति कहां से कहां तक है? 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो बीच का क्षेत्र है ये पूरा, ये कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए 23.5 डिग्री से जो 66 डिग्री का बीच का क्षेत्र है इसे बोला जाता है साथियों क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय? तो अपन बोल सकते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय। और यदि यही पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच के क्षेत्र को, तो अपन बोल सकते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोल सकते हैं साथियों? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। आया समझ में? कहां से कहां तक हो गया? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो गया 23.5 से कितना तक? 66 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। अब इसके बाद में लास्ट है शीत कटिबंधीय, जो कहां से कहां तक है? 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 90 डिग्री दूर का जो बीच का क्षेत्र है इसे बोलते हैं साथियों शीत कटिबंध। क्या बोला जाता है? शीत कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीत कटिबंध। इसी प्रकार कौन सा शीत कटिबंध? तो उत्तरी गोलार्ध का, मतलब उत्तरी शीत कटिबंध। और यही बोल सकते हैं अपन दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध। दक्षिणी शीत कटिबंध। तो देखिए साथियों कितने कटिबंधों में बांट दिया अपन ने पृथ्वी को? पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा गया है मुख्यतः रूप से। और कौन कौन से हैं पांचों कटिबंध, इसके बारे में मैं वापस बता देता हूं। एक तो है साथियों कौन सा? एक तो है साथियों उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। एक अपन ने बांटा कौन सा? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। एक अपन ने बांटा साथियों दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। एक अपन ने बांटा साथियों उत्तरी शीत कटिबंध। और एक अंतिम बांटा किसमें? अपन ने दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है। कितने भागों में बांटा अपन ने? 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 5 भागों में। किसको? पृथ्वी को अपन ने 5 भागों में बांट दिया कटिबंध के अकॉर्डिंग। उष्ण शीत कटिबंध कहां से कहां तक? तो अपन बता सकते हैं 0 डिग्री से लेकर कहां तक? 23.5 डिग्री तक का जो भी हिस्सा है किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में आएगा। ठीक है। कौन कौन सा? चाहे उत्तरी गोलार्ध का हो चाहे कौन सा दक्षिणी गोलार्ध का हो, दोनों। ठीक है। इसके बाद में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय तो अपन बोल सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तरी गोलार्ध से 66 डिग्री नॉर्थ तक का जो हिस्सा है वो कौन सा है? उत्तरी शीतोष्ण में है। इसके बाद में दक्षिणी शीतोष्ण तो अपन बोल सकते हैं 23.5 डिग्री क्या? साउथ से लेकर 66 डिग्री जो साउथ का पूरा हिस्सा है ये किस में आएगा? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। उत्तरी शीत कटिबंध तो अपन बता सकते हैं साथियों शीत कटिबंध में क्या होगा? उत्तरी शीत कटिबंध में 66 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक का जो भी हिस्सा है वो किस में है? उत्तरी शीत कटिबंध में है। इसके बाद में दक्षिणी शीत कटिबंध तो अपन बता सकते हैं 66 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक का जो भी हिस्सा है ये कौन सा है साथियों? दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो ग्लोब या पृथ्वी को अपन ने कितने भागों में बांट दिया कटिबंध के अकॉर्डिंग? पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? 5 कटिबंध। कितने? 5 कटिबंध। कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, ये 5 कटिबंध है। अब क्वेश्चन ये आता है साथियों निम्नलिखित में से कौन से कटिबंध का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्या बताओगे आप? कौन से कटिबंध का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखिए साथियों कौन से कटिबंध का क्षेत्रफल सर्वाधिक है उसके बारे में अपन देखते हैं। ये ले लिया साथियों 0 डिग्री, इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा, इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब क्या हो गया साथियों? मकर रेखा। ये हो गई नॉर्थ की और ये हो गई साथियों किसकी? साउथ की।
ठीक है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री क्या नॉर्थ आर्कटिक वर्थ और 66.5 डिग्री साउथ में अपन बोल सकते हैं कौन सा साथियों अंटार्कटिक वर्थ। ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया साथियों दक्षिणी ध्रुव। अब यदि मैं पूछता हूं आपको कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस कटिबंध का है, तो आपको क्या लग रहा है साथियों? सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? उष्ण कटिबंधीय का है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंध का क्या है साथियों? सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जैसे ही अपन बोल सकते हैं ये भी, यदि आपको पूछा जाए क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कटिबंधों का क्षेत्रफल कम होता जाता है, क्या करोगे आप? सही है या नहीं है? क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है इससे क्या है? अधिक है यहाँ का क्षेत्रफल। यहाँ पे परिधि का गोला छोटा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो अपन बोल सकते हैं साथियों कि भूमध्य रेखा से दूरों की ओर बढ़ने पर कटिबंधों का क्षेत्रफल कम होता जाता है। ठीक है। अब यही पूछा जाए सबसे बड़ा कटिबंध कौन सा, तो आपके सामने आ गया कौन सा साथियों? उष्ण कटिबंध है सबसे बड़ा। आया समझ में? अब अपन जो अक्षांश की बात कर रहे हैं अपन इतनी देर से, तो इन अक्षांशों की साथियों जरूरत क्यों पड़ी अपन को? क्या जरूरत थी इन अक्षांशों के बारे में? तो देखिए साथियों, जरूरत के बारे में यदि आपको पूछा जाए अक्षांशों की जरूरत, अक्षांश और अक्षांश वर्तों की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत के बारे में यदि आपको पूछा जाए साथियों, तो साथियों देखो, किसी भी स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन को क्या पड़ी साथियों? जरूरत पड़ी। क्या बोल सकते हैं अपन? पहली जरूरत कि किसी स्थान के बीच की दूरी, स्थान के बीच की दूरी, क्या साथियों? किसी भी स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ी? अक्षांशों की जरूरत पड़ी। कैसे दूरी ज्ञात करेंगे? देखिए साथियों, जैसे अपन ने माना ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, इसके बाद में ये है 5 डिग्री अक्षांश और ये है 7 डिग्री अक्षांश। यदि मैं बोलूं 5 डिग्री से 7 डिग्री पर अपन को दूरी ज्ञात करनी है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक अक्षांश की मैंने दूरी बताई, बीच की दूरी क्या है साथियों? 111 किलोमीटर है। तो 5 से 7 के बीच में कितनी हो गई साथियों? 111 × 2। तो अपन बता सकते हैं इनके बीच की दूरी क्या है। तो अपन बता सकते हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? अक्षांशों की जरूरत पड़ी। दूसरा, ताप कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए किसका दूसरी जरूरत क्यों पड़ी साथियों? ताप कटिबंध। ताप कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए, किसके लिए साथियों? ताप कटिबंध। क्योंकि सब जगह पृथ्वी पर समान मौसम प्रक्रिया नहीं रहती है, क्यों? अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम की प्रक्रिया रहती है। यदि आपको यही पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कई बार, आगे आपके आया हुआ भी है साथियों, कि कैसे ऐसा कौन सा अक्षांश है जहां पर वनों की अधिकता ज्यादा होती है, जहां पर वन ज्यादा है। यदि आपको पूछा जाए तो याद रखना साथियों, वन ज्यादा कहां पर है? जो भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है। कौन सा साथियों? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है जहां पर वन क्या होंगे? अधिकतम पाए जाएंगे। क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती जाती है? लंबवत पड़ती है। यह सूरज चमक रहा है, ठीक है, तो यहां का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगी? अधिक नमी होने के कारण से यहाँ पर वनों की अधिकता सर्वाधिक पाई जाती है। जो पास का हिस्सा है यहाँ पर वनों की अधिकता क्या होती है साथियों? सर्वाधिक पाई जाती है। इसी प्रकार आपको पूछा जाए साथियों, मरुस्थलीय भाग अधिकतर कहाँ पाया जाता है? कौन सा साथियों? मरुस्थल।
तो मरुस्थल अधिकतर पाया जाता है साथियों 23 डिग्री का जो अक्षांश है, कौन सा साथियों, 23 डिग्री अक्षांश, कौन सा, चाहे नॉर्थ का हो चाहे कौन सा हो साथियों, साउथ का हो, यहां पर अधिकतर क्या पाया जाता है, मरुस्थलीय स्थिति पाई जाती है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो यदि सर्वाधिक वन स्थिति पूछ ले तो कहां पर, भूमध्य रेखा के पास। सर्वाधिक मरुस्थलीय स्थिति पूछ ले तो कहां पर, 23.5 डिग्री उत्तरी तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, मरुस्थलीय या वन पाई जाती है। आया समझ में, यहां तक देख लीजिए। ये हो गया अपन ने किसके बारे में साथियों, अक्षांश के बारे में, कि किस तरीके से अपन अक्षांशों को यूज करेंगे और इनका मतलब क्या। शुरू से मैं वापस बता देता हूं आपको एक बार, देखिए साथियों, सबसे पहले पढ़ा अपन ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कि अक्षांश क्या चीज होती है और देशांतर क्या चीज होती है। तो अक्षांश क्या पढ़ा अपन ने, अक्षांश की डेफिनेशन पूछा जाए तो सिंपल है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के किसी स्थान के बीच की कोणीय दूरी अक्षांश क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। आया समझ में। और इन्हीं समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, ये अपन बोलते हैं इसी को विषुवतीय रेखा। ऐसा कौन सा अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो कौन सा अक्षांश होगा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, या साथियों कौन सा, विषुवतीय रेखा। आया समझ में यहाँ तक, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार यदि पूछा जाए 0 डिग्री अक्षांश से किस साइड में अपन बढ़ेंगे साथियों, यदि दूरों की साइड में बढ़ते हैं तो अक्षांशों की वृत्त की परिधि कम होगी, तो जरूर होगी। अक्षांशों की वृत्त की परिधि क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी प्रकार यदि अपन उल्टा लें क्या साथियों, यदि दूरों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़े तो अक्षांश वृत्तों की परिधि क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको उल्टा क्वेश्चन कर सकता है। आया समझ में। क्या इनके बीच की दूरी समान रहती है या अलग अलग हो जाती है, बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। यदि पूछा जाए अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती है या किस साइड में साथियों, समांतर खींची जाती है, तो भूमध्य रेखा के हमेशा समांतर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। किससे खींची जाती है साथियों, समांतर। किस साइड से, पूर्व से पश्चिम। किस साइड से, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या खींची जाती है, अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। टोटल अक्षांशों की संख्या पृथ्वी पर तो 181, कौन से, 90 हो गई कौन से साथियों, उत्तरी गोलार्ध में, 90 हो गए दक्षिणी गोलार्ध में, और हो गया साथियों एक कौन सा, ये 0 डिग्री अक्षांश। टोटल कितने हो गए अक्षांश, 181 अक्षांश हो गए। इसी प्रकार पूछा जाए अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो अक्षांश वृत्त कितने हैं साथियों, 179 अक्षांश वृत्त है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद में अपन ने पढ़ा साथियों किसके बारे में, बीच की दूरी के बारे में, कौन सा क्षेत्रफल है, और बीच के जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है, तो कटिबंध बोला जाता है। पृथ्वी को मुख्यतः अपन ने 5 कटिबंधों में बांट लिया। सबसे बड़ा कटिबंध अपन ने जान लिया कौन सा, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्या है, कटिबंध है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद में यह है भूमध्य रेखा। ये है साथियों क्या, भूमध्य रेखा, या अपन बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को बोला जाता है साथियों क्या, भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा। देखिए भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, क्या साथियों, किन किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले यदि अपन देखें भूमध्य रेखा की शुरुआत तो है कौन सा, इक्वाडोर है, एक है कौन सा, कोलंबिया, ब्राजील, कौन सा है, साओ टोम प्रिंसिपी, गैबन है, ठीक है, कांगो है, सोमालिया है, केनिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, और कौन सा, किरिबाती है। इनसे क्या होता है साथियों, इनसे कौन सी रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। जो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील ये सब किसके हो गए, दक्षिणी अमेरिका के हो गए। बाद में मालदीव, इंडोनेशिया है, ये सभी है किसके हो गए साथियों, ये हो गए किसके, एशिया के। और बाकी के जो है गैबन, कांगो, सोमालिया और केनिया, ये है साथियों अफ्रीका जो महाद्वीप है उससे, अफ्रीका महाद्वीप से
ठीक है, के देश हो गए। इन इतने देशों से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो सबसे बड़ा अक्षांश वर्त बनाती है। ठीक है, किन किन देशों से? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिपी, गेबन, कांगो, सोमालिया, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। कौन सा है? किरिबाती। इनसे कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद में साथियों कर्क रेखा, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। इसके उत्तर की साइड में कौन सा है साथियों? उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है, ये कौन सा है साथियों? कर्क रेखा है। कौन सी है? कर्क रेखा। कौन कौन से देश से गुजरती है देखिए साथियों कर्क रेखा। तो सबसे पहले मैक्सिको, बहामास, मुर्तानिया, माली, नाइजर, चाड, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और कौन सा साथियों? चीन और ताइवान। इन देशों से कौन सी रेखा गुजरती है? इन देशों से रेखा गुजरती है कौन सी साथियों? कर्क रेखा। जो मैक्सिको, बहामास है, ये सब ये हो गए साथियों किसके? उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र हो गया। जो नाइजर, चाड, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये सब हो गए किसके साथियों? अफ्रीका महाद्वीप के। किसके? अफ्रीका महाद्वीप के। बाकी बचे कौन से? सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये सब किसके हैं साथियों? एशिया के। किसके हैं? एशिया महाद्वीप के जो भी देश हैं उनसे। भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत का पढ़ेंगे अपन तो बाद में बताएंगे। भारत से वैसे 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में साथियों? कर्क रेखा के बारे में। किस साइड में कर्क रेखा है? भूमध्य रेखा से उत्तरी साइड में, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको बोला जाता है? कर्क रेखा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कर्क रेखा को बोला जाता है। आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो अपने राजस्थान की कौन सी साथियों? माही नदी है, जो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। कहाँ क्या करती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। कहाँ पर है? भारत, और भारत में कहाँ पर? राजस्थान, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है अपने, वहाँ पे नदी बहती है जिसका नाम कौन सा है? माही नदी, जो कर्क रेखा को क्या करती है साथियों? 2 बार काटती है। आया समझ में यहाँ पर? बहुत बढ़िया। अगला है साथियों लास्ट अपने कौन सा? मकर रेखा। ये हो गया साथियों कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश। इसके 23.5 डिग्री उत्तरी साइड में कौन सा अक्षांश है? जिसे बोला जाता है क्या साथियों? मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो देखो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। किन देशों से होकर? तो अपन ने बता दिया, जो चिली है, अर्जेंटीना है साथियों, पैराग्वे, ब्राजील, ये सभी किसके हैं साथियों? ये है दक्षिणी अमेरिका के। किसके हैं साथियों? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद में नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये सब हो गए किसके साथियों? ये हो गया अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जो ऑस्ट्रेलिया का अपन देखते हैं क्या मैप देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से बीच से होकर बरोबर आज मकर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। कौन सी? मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से कौन सी? मकर रेखा। तो अपन ने जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और क्या साथियों मकर रेखा के बारे में पढ़ा, तो अपन को यह लगा एक ऐसा महाद्वीप है। क्या साथियों? एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सा महाद्वीप है? जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो है कौन सा साथियों? तो वो महाद्वीप है कौन सा साथियों? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, जिससे कौन सी? तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी तीनों?
चाहे कौन सी हो, कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे कौन सी हो भूमध्य रेखा हो, तीनों रेखाएं गुजरती है किससे साथियों? अफ्रीका महाद्वीप से। आया क्या समझ में यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया। देख लीजिए एक बार, सबको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके क्या साथियों? भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है उनके बारे में, उसके बाद में कहाँ साथियों मकर रेखा कहाँ से गुजरती है उनके बारे में, और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है उनके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। यदि अपन देखें भारत में से, तो भारत का जो मैप है साथियों उसमें अकॉर्डिंग भी यदि अपन देखा जाए तो कर्क रेखाओं की स्थिति 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आठ राज्यों से होकर कर्क रेखा जो गुजरती है साथियों, उसमें देखिए ये जो हिस्सा है पूरा, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। किन से? इस हिस्से से, गुजरात से एंकर और लास्ट में कहां तक? ये जो त्रिपुरा के बाद में का हिस्सा है, यहां तक पूरी कर्क रेखा का विस्तार है भारत के 8 राज्यों में। आया समझ में यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया। और यदि यही पूछा जाए कर्क रेखा किसमें, क्वेश्चन कैसे बनता है, इनमें से ये से क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित देश में से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो 3 देश दे देंगे, एक देश है जो दूसरा दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से देश से कौन सा मकर रेखा गुजरती है, उनके बारे में 1 बाय 1 करके याद रखना है। सर्वाधिक वनों की स्थिति पूछा जाए साथियों, तो वन सर्वाधिक कहां पर है साथियों? तो वन सर्वाधिक है कहां पर? वन सर्वाधिक है कहां पर? भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में सर्वाधिक वन है। और इसी प्रकार क्या साथियों, क्या है? सर्वाधिक मरुस्थल पूछा जाए तो 23 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश का हिस्सा है, वहां पर क्या है? सर्वाधिक क्या है? वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र है। आया समझ में यहां तक सबके? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, क्यों जरूरत पड़ी अक्षांशों की? अपन ने बता दिया, 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए और जो तापजन्य कटिबंध है उनको ज्ञात करने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ी? अक्षांशों की जरूरत पड़ी। ठीक है। अब पूछा जाए आपको, ऐसा कौन सा अक्षांश क्षेत्र है जहां पर दिन तथा रात की अवधि समान होती है? तो वो अक्षांश है साथियों 0 डिग्री अक्षांश। एकमात्र ऐसा अक्षांश क्षेत्र है जहां पर इनके आसपास का जो भी क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर दिन तथा रात की अवधि हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। क्यों रहेगी साथियों? क्योंकि सूर्य इसके लंबवत क्या है? चमकता है, जहां से जिस कारण से इस पर क्या होगा? तापमान यहाँ का अधिक होगा। यहाँ पे किरण है जो सीधी डायरेक्टली क्या पड़ेगी? लंबवत पड़ेगी। और इसके बाद में जैसे ही अपन दूरों की ओर बढ़ेंगे तो किरणों का क्या होता जाएगा? तिरछापन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? तिरछापन होता जाएगा। ठीक है। इसलिए यदि आपको पूछा जाए दिन व रात की अवधि समान कौन से अक्षांश पर, तो यदि पूछा जाए तो लगभग क्या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि लगभग क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? लगभग समान होती है। इसी प्रकार जैसे 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा से अपन क्या दूरों की ओर बढ़ेंगे तो तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। कुछ स्थिति भी ऐसी भी आती है, यदि आपको पूछा जाए, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये हो गया साथियों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। यहां पर क्या होगा साथियों, यदि सूर्य उत्तरायण होए तो 23.5 डिग्री के सामने चमकेगा, जिससे यहाँ पर क्या होगी? गर्मी अधिक होगी। और यदि यही सूर्य दक्षिणायन होए तो 23.5 डिग्री साउथ के सामने चमकेगा, जैसे यहाँ पर क्या होगी? गर्मी होगी। ये अपन पढ़ेंगे साथियों जब पढ़ेंगे अपन पृथ्वी की गतियों के बारे में, कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं और उनसे क्या क्या परिणाम होते हैं, उनके बारे में अपन क्या करेंगे? 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आया समझ में यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये हो गया अक्षांश रेखाओं के बारे में अपना फॉर्मेट कंप्लीट। इसके बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में अपन साथियों देशांतर रेखाओं के बारे में, कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखाओं के क्या साथियों क्या क्या यूज है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आया समझ? ठीक है। धन्यवाद।